तो पहला प्रश्न है आज का, घास भूमि में पेड़ घासों को पारिस्थितिकीय प्रतिस्थापन के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी होती है। किनकी होती है? किसकी होती है? सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसका एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है इसका? ए ऑप्शन हमारा सही है। इसका रीज़न ये है कि घास भूमि में पेड़ घासों को पारिस्थितिकीय प्रतिस्थापन के रूप में प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सीमित सूर्य प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है? वह पौधे जिनमें पुष्प उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? देखिए, उसको कहा जाता है मोनोकारिक। अच्छा, मोनोकारिक ये पौधे कैसे होते हैं? तो ये पौधे जो है जैसे बांस का पौधा कैसा होता है कि इसमें एक बार फूल आने पर फिर अपनी लाइफ में या जीवन में इसमें दोबारा फूल नहीं आता है। एक ही बार फूल आने पर ये फिर बाद में मृत पड़ जाते हैं। समझे? कौन सा मोनोकार्परिक कौन सा है? तो बांस एग्जाम्पल है ये बांस का। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण दर्शाता है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या दर्शाता है? तो मानव गतिविधियों में हस्तक्षेपित जीवों, सजीवों तथा निर्जीवों से युक्त भूमि का भाग। ये इसका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए, हाँ, तो इसमें अच्छा, ये प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है? जो निर्जीव और सजीव घटक जो भी होते हैं उनके आसपास के चारों ओर के वातावरण को ही क्या कहते हैं? वातावरण जो होता है उसी को हम, जो वातावरण को परिभाषित करें उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या है? प्राथमिक उत्पादक क्या है? तो प्राथमिक उत्पादक जो हैं वो कौन है? पौधे। ना तो इसमें औरत होगा, ना पुरुष होगा, ना ही जीवाणु होगा, तो क्या होंगे? पौधे। अच्छा, इसमें पौधे क्यों होंगे? क्योंकि जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 और वातावरण से क्या लेते हैं? CO2 और पृथ्वी से क्या लेते हैं? जल। देखिए, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, और पृथ्वी से क्या लेते हैं? जल लेते हैं, और क्या लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इन सब की उपस्थिति में क्या होता है? पत्तियों के माध्यम से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कौन है? गोदावरी नदी, सॉरी, गोदावरी। हाँ, तो गोदावरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो यह रिम्बकेश्वर नाम सुना होगा आपने। रिम्बकेश्वर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ से निकलती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये सीधी जो है कहाँ पर गिरती है? जाके बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर। तो ये गोदावरी नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीवमंडल फैला हुआ है? अगस्त्यमलाई जीवमंडल किसमें फैला हुआ है? तो वे कौन से राज्य हैं? तो वे आपके राज्य हैं केरल और तमिलनाडु।
कौन से हैं? केरल और तमिलनाडु। अच्छा, इस अगस्त्यमलाई जो जीवमंडल फैला हुआ है उसका कुल विस्तार कितना है? तो देखिए, केरल में है 1128 किलोमीटर, 828 किलोमीटर स्क्वायर, और तमिलनाडु में कितना है? 1672 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो है टोटल जो है क्षेत्र फैला हुआ है, जो जीवमंडल है आपका, जो जीवमंडल है अगस्त्यमलाई जीवमंडल, ये दोनों प्रदेशों में फैला हुआ है, केरल और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व, ब्रैकेट में है लिखा हुआ है बायो रिजर्व है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने के लिए रिजर्व बायो क्षेत्र बनाया गया है। किसका? पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने के लिए रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता कहाँ है? तो आपका एक बार मानचित्र में देख लीजिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका है ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, और ये जो एक घेरा बना है ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो एक बार आप एशिया महाद्वीप में जाइए, और ये जो आपका ये है भारत, और इसके ठीक भारत के ठीक पूरब और पूरब दक्षिण के बीच में जो ये तीर का निशान यहाँ लगा है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तो हमने आपको जो है एक मैप के सहारे से ये सारी चीज़ें बताई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें कौन सी हैं? जूट, अन्ना, अलसी, जूट, गन्ना, अलसी। तो ये है रेशा फसलें। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। सबसे पहले आप देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है, ये है कैलाश पर्वत। ये क्या है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। और अगला, और कैलाश पर्वत जो है मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत से जो झरना झरते हैं वो कहाँ पर? मानसरोवर झील में, ये आपकी मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील से, मानसरोवर जिसे ताल बोला जाता है, और वहीं से आपकी जो है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर इस जगह जो है तिब्बत में, इस जगह है मानसरोवर झील। तो यहाँ से ये निकलती है, निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अच्छा, इसे तिब्बत में क्या बोला जाता है? चीन और तिब्बत में, चीन में इसे यरलुंग जम्बो नदी बोला जाता है, जबकि तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोला जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। क्या है? दिहांग नदी। और फिर जो यहाँ पर बांग्लादेश में पहुँचती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है यमुना, जमुना पड़ता है इसका नाम। और जमुना और गंगा के संयुक्त मिलन को क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना। तो ये यहाँ पर जो है विशाल क्या है? डेल्टा है। वो किन दो नदियों का है? यहाँ पर अपने देश से जो गई है गंगा नदी और जमुना, इन दोनों के डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो मेघना। और मेघना जो है एक विशाल क्षेत्र बनाती है डेल्टा का, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये सारी बातें हमने इस मैप के सहारे बताई। अगला प्रश्न क्या है? भोजन प्रकाश तथा स्थान के लिए कठिन प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो भोजन कहाँ पर होती है? तो निकट
निकट संबंधी प्रजातियों के समान नीके क्षेत्र में विकास। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए कि भोजन, सुनना है, भोजन, प्रकाश स्थान आदि में प्रतिस्पर्धा जब खतरे में होती है, जब निकटतम संबंधी प्रजातियों के समान क्षेत्र में विकास होता है, इससे अंतः विशिष्ट प्रतियोगिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः विशिष्ट प्रतियोगिता। तो अगला प्रश्न है आपका, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमोद मतलब एस्चुरी है? एस्चुरी का मतलब क्या है कि वो डेल्टा ना बना के सीधे सीधे जो है सागर में मिल जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। तो ये है नर्मदा नदी। कौन सी है आपकी? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है। अच्छा, ये नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नदी, देखिए, ये नदी पहले तो आपको बता दें कि भ्रंश घाटियों में बहती है। कौन सी? भ्रंश घाटियों में बहती है। और यह कहाँ पर मिलती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं जाके। यही नदी, ये उल्टी नदियाँ, देखिए गोदावरी से ठीक उल्टी नदी ये बहती है, ये अरब सागर में गिरती हैं जाके। जबकि इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। कहाँ है? अमरकंटक में। और यह रिफ्ट वैली से बहती है, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से ये नदी बहती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है इस नदी की। जो आपकी नदी है नर्मदा ये कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है जाके, और इसका जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका जो है उद्गम होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है? तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। कौन सा है? रेनिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों है गुजरात भारत का सबसे बड़ा उत्पादक? अच्छा, तो इसका कौन सा आंसर? क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। अच्छा, यहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, जिससे हमें नमक की प्राप्ति हो जाती है समुद्र के तटों से, ठीक है। और नमक जो मिलता है वो दलदली क्षेत्रों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दलदली क्षेत्रों से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि दलदली क्षेत्र आपका नमकीन और रेतीला होता है। कैसा होता है? नमकीन और रेतीला। और ये जो चादर की तरह फैला रहता है, इसे सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सफ़ेद मरुस्थल के नाम से। अगला प्रश्न, अच्छा, इसके आगे कुछ इमेजों के सहारे से बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? तो कौन प्रकृति में न्याय संगत है? तो मूल अधिकार। कौन से है? मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है संविधान के कौन से आर्टिकल्स में हैं? तो देखिए, आर्टिकल्स नंबर जो है मूल अधिकारों के जो आर्टिकल्स है 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग कौन सा है? भाग आपका है 3। भाग 3 में 12 से 35 जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अच्छा, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो 53(1) के तहत। कितने? 53(1) के तहत। 53(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति का पद जो है होता है। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति जो है संघ की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है संघ की, उसका जो है मुख्य सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है, 74 में। अब इसके बाद अगला प्रश्न, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है किस आधार से या वारंट से। अधिकार परीक्षा का इसमें कुछ सिंबल लगा हुआ है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या
पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। तो क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है, तो देखते हैं। तो इसका में देखो, बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना, ये भी सही है। तो इसके बाद इसके अगले दो ऑप्शन दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी, तो इनमें तीनों खंड सही मिलते हैं आपको। तो तीनों खंड आपके सही हो जाते हैं, तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है, ताकि वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हों, बिल्कुल सही, और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें, तो ये बिल्कुल सही है। अगला दूसरा, वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें। हाँ, तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर नहीं, इसमें क्या है, वैज्ञानिक और पर्यावरणिक सिद्धांतों को समझकर लिखना चाहिए था यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे अगला प्रश्न, नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व, बायो रिजर्व है? तो ये कौन सा है? तो आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये शायद रिपीट क्वेश्चन हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है रिपीट क्वेश्चन। आगे देखिए, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो देखिए, किसका महत्व अधिक है? सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो पश्चिमी घाटों के बीच अच्छा संपर्क होने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये है, कौन महत्व रखता है? सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यामंगलम, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है? देखिए, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकरण हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है, विचार किया इस पर। दूसरा है CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से केंद्रित करता है, दूसरा भी पढ़ा। अब इसमें क्या है कि देखिए, आपको एक बार बता दें कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकरण करने हेतु जलवायु, देखिए अल्पजीवी जलवायु प्रदूषक नहीं, यहाँ पर अल्पजीवी ना होके विस्तृत जीवी होना चाहिए था। तो ये आपका यहाँ पर जो है, ये इसके कारण ये पहला जो विचार है आपका गलत होता है। अगला देखिए, दूसरा है CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषकों की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण, जिसको हम बायो रेमिडिएशन तकनीक का कौन सा लाभ है? तो कौन सा लाभ है? तो इसके जो ऑप्शन है देखिएगा, सबसे पहले, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धक तथा प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। दूसरा, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं में युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग में जीवोपचारण तथा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। तो ये गलत है। अच्छा, इसका रीजंस क्या है कि गलत है? देखिए, सूक्ष्म जीवों में आपके जीवाणु और एंजाइम्स सभी आ जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो किसमें 1 और 1, ठीक है, इसका एक ही आएगा। और आपको बता दें
कि इन प्रश्नों में जो भी हम आपको बता रहे हैं, इन प्रश्नों में अगर देखा जाए तो जो परीक्षा की दृष्टि से अगर टेट के जब एग्ज़ाम होंगे तो अब प्राइमरी टेट आपको जब निकालना है तो अगर हमारे 30 क्वेश्चनों की जो सीरीज आएगी, कितने क्वेश्चनों की, 30 प्रश्न की जो सीरीज, एक सीरीज बनती है, और ऐसे ही हम 30 पेपर सेट हल कराएंगे। तो 30 पेपर सेट जब हल हो जाएंगे तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 900 क्वेश्चन होंगे। 900 क्वेश्चन होंगे और 900 क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए पर्यावरण के प्रत्येक क्वेश्चन आपको टेट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आप 30 के 30 क्वेश्चन के लिए आप जिम्मेदार होंगे। कब आप अच्छे नंबर ले आते हैं तब भी जिम्मेदार होंगे, और अच्छे नंबर नहीं ले आते हैं तब भी आप ही जिम्मेदार होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राख का कारण है? तो राख का कारण कौन सा है? तो कोयले का दहन ऊर्जा केंद्र। देखिए, जल विद्युत ये राख का कारण नहीं, नाव की ऊर्जा ये भी राख का कारण नहीं, ज्वारीय ऊर्जा ये भी राख का कारण नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ राख का कारण कौन है? कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। आगे अगला प्रश्न, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के मनोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? तो इसमें 3 आपके कूट दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं? देखिए, परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, दूसरा है निःशेष तेल एवं गैस भंडार, तीसरा है भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, कौन सा कूट आपका सही होगा? तो इनमें से ये सभी कूट आपके सही होंगे, तो ऑप्शन आपका मिलता है डी। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या थी। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो शुरुआत में जब तो शुरू में कब? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो कितनी थी? 4 थी, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश के ये सारे लोक नृत्य, चरकुला, दादरा, कर्मा, ये सभी, कर्मा तो आपको हमने पिछले सेट में बताया था कि सोनभद्र, जैसे रॉबर्टगंज और मिर्ज़ापुर का जो है लोक नृत्य है। कौन सा नहीं है? तो मुरिया नहीं है, ये मध्य प्रदेश का है। तो आगे देखेंगे इसका, हाँ, चरकुला, दादरा तथा कर्मा उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जबकि मुरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित रखता है। मुरिया कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न कौन है? लोक नृत्य राहुला का संबंध, राहुला जो है का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। राहुला जो राहुला लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है ये अपना ये महिलाएं यहाँ की करती हैं। तो ये लोक नृत्य है। अब देखिएगा इसके ऑप्शन के बारे में क्या कहा गया कि राहुला लोक नृत्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में आपका स्थित है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मोतीलाल नेहरू की स्थापना, जो बाल संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में ये लखनऊ में की गई थी। अच्छा, और हाँ, अगला प्रश्न, हाँ, मोतीलाल नेहरू के बारे में बताया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। चलिए, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की, हाँ, मोतीलाल नेहरू ये आपका बाल संग्रहालय लखनऊ का है। इस तरीके का आपकी इमेज है तो बाल संग्रहालय की। अगला प्रश्न, हाँ, ये मोतीलाल नेहरू है। ये कौन है? मोतीलाल नेहरू। अगला, वखिरा पक्षी विहार
जहाँ स्थित है वह जगह क्या है? बखिरा पक्षी विहार जो है आपका कहाँ पर है? बस्ती में। कहाँ पर है? जिला बस्ती में। अच्छा, इसके बारे में देखेंगे। बखिरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। यह पक्षी विहार अब नवनिर्मित जनपद संत कबीर नगर, कहाँ? संत कबीर नगर में तत्कालीन, अभी संत कबीर नगर नाम हो गया, बस्ती जिले का नाम क्या है वर्तमान में? संत कबीर नगर स्थित है, जो बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर जनपद के हिस्सों को काटकर बनाया गया। जनपद मुख्यालय खलीलाबाद से 18 किलोमीटर की दूर यह पक्षी विहार बखिरा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो पक्षी विहार है संत कबीर नगर में, ये किस नाम से है? तो बखिरा नाम से जो है इसका जो है नामक स्थान है। देखिए बखिरा नामक स्थान पर स्थित है, तो इसका जो है, और आपको बता दें अब ये बखिरा जो स्थान है, इसी स्थान की वजह से इस पक्षी विहार का नाम बखिरा पक्षी विहार पड़ा है। तो चलिए अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? अनुसूचित जनजाति का कौन सा जिला है? तो आपका सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। अच्छा, इसमें हाँ इसके बारे में कुछ दिया है। 2001 की जनगणना प्रश्न में दिए गए विकल्पों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला खीरी था, लेकिन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, बलिया, देवरिया। इन तीनों की जो है जो सीमाएं हैं वो कहाँ से? बिहार जो प्रदेश है उससे लगती हैं। ठीक है, तो ये पूर्वांचल के ज़िले हैं। चलिए अब आज की यहाँ पर क्विज समाप्त होती है। कल आपसे एक नई क्विज के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है।